हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 379 आईपीसी के केस के बारे में। आप जानते हैं सेक्शन 378 आईपीसी में थेफ्ट की परिभाषा दी हुई है, चोरी की परिभाषा दी हुई है। लेकिन जब कोई चोरी का मामला हो जाता है तो उसका केस सेक्शन 379 आईपीसी में दर्ज होता है, यानी इसमें वो केस लॉज होता है। जो एफआईआर लॉज होती है वो सेक्शन 379 आईपीसी में होती है। ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो डेफिनेशन वाली धारा है उसमें केस दर्ज नहीं होता है। पुलिस जिस धारा में सजा दी हुई होती है उसमें केस दर्ज करती है। तो चोरी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो सेक्शन 378 में दी हुई है। और ये जो सेक्शन 379 है, 379 नंबर का ये जो आईपीसी का सेक्शन है, इसमें चोरी का दंड दिया हुआ है, पनिशमेंट दिया हुआ है। तो एफआईआर इस सेक्शन 379 आईपीसी में लॉज होगी। अब आज की इस वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोसिक्यूशन केस क्या होता है, कैसे प्रोसिक्यूशन उसकी एविडेंस लीड करता है, यानी साक्ष्य कैसे पेश की जाती है, उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, डिफेंस क्या पेश होता है। ये हम थोड़ा सा जो थ्योरी है, हमारी जो डेफिनेशन है 378 की, उसके साथ हम इसको जब प्रैक्टिकल पढ़ लेंगे तो हमें चोरी का केस पूरा समझ में आ जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो यंग लॉयर्स हैं, उनको पूरा का पूरा केस जो है चोरी का, उसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आने के बाद वो उसको आराम से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन गवाहों से कर सकेंगे और आर्ग्यूमेंट आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे का आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़े इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे नए यंग लॉयर्स हैं उन तक ये बात पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री आप लोगों को केवल एक लॉ की अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन आप इनको इसी दान के भाव के साथ इसको आगे पहुंचाते रहें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सेक्शन 378 आईपीसी को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये देखिए सेक्शन 378 है, 378 नंबर की ये धारा है इंडियन पीनल कोड की। जो हमारा क्रिमिनल कानून है उसमें ये जो आईपीसी है ये हमारा सबसे बेसिक इंडियन सब्सटेंशियल कानून है क्रिमिनल लॉ का। जो फौजदारी कानून होते हैं, यानी जो इस तरह के जो अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए ये आईपीसी हमारा मुख्य कानून है, इंडियन पीनल कोड। तो इसमें सेक्शन 378 में यानी 378 में थेफ्ट यानी चोरी की परिभाषा दी हुई है। ये कहती है whoever intending to take dishonestly any movable property। एक तो इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला तो पॉइंट ये है अपना मूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी हमेशा जो चल संपत्ति होती है, चल संपत्ति का मतलब है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो हमेशा चोरी जो है ये चल संपत्ति की ही होती है। दूसरी चोरियां किस रूप में होंगी, क्या होंगी, ये इस सेक्शन 378 का विषय नहीं है। सेक्शन 378 उन्हीं मामलों में लागू होगी जब चल संपत्ति की चोरी हो रही हो। तो ये पहला पॉइंट है इसका, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, यानी ये जो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन, किसी के कब्जे में ये संपत्ति होनी चाहिए। तो कब्जा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब्जा, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कब्जा, पहला पॉइंट चल संपत्ति, दूसरा कब्जा। फिर तीसरा ये जो है एनी विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, सहमति, सहमति का बिंदु, पर्सन्स कंसेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर इंटेंडिंग, इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन जो है ये किसी भी क्राइम का मूल तत्व है। दो बातें हैं होती हैं क्राइम में, एक तो एक्शन, एक्शन क्या हुआ, एक्शन प्लस मेंसरिया, ठीक है, मेंसरिया।
तो एक्शन प्लस आपका इंटेंशन, मेंस रिया का मतलब आपका इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, ये दो पॉइंट मिलकर अपराध बनते हैं। एक्शन प्लस मेंस रिया, एक्शन प्लस इंटेंशन। तो यहाँ इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, आपका इरादा क्या है, डिसऑनेस्टली, बेईमानी का इरादा है आपका, ठीक है, आपका इरादा बेईमानी करने का है। तो अगर आप बेईमानी करने के इरादे से, और फिर मूव दैट प्रॉपर्टी, ये मूवमेंट जो है प्रॉपर्टी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इसके 5 फैक्टर हो गए, ये अपना आ गया मूवमेंट, ठीक है। तो इन ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट इंटेंशन, किस बात का इंटेंशन, बेईमानी करने का, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, कोई भी चीज बेईमानी से लेने की आपका अगर इरादा है तो वो चोरी कहलाएगी। तो पहला पॉइंट है इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी बेईमानी से कोई चीज लेने का इरादा। दूसरा, कैसी चीज होनी चाहिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति होनी चाहिए, आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, उसके पोजीशन से हम लेंगे, तो पोजीशन तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कंसेंट, उसकी कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के लेंगे, यानी बिना उसकी सहमति के लेंगे। एंड मूव्स, यानी मूवमेंट, उस प्रॉपर्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना चाहिए। मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच, अच्छा इसमें देखिए प्लेस शब्द नहीं है, हम इसको केवल अपनी सुविधा के हिसाब से समझाने के लिए जोड़ लेते हैं कि मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो ये बीकानेर है हमारा, ठीक है, तो कोई संपत्ति बीकानेर से चलकर और उदयपुर जाए, यही इसका मतलब नहीं है। एक घर में अगर यहाँ कोई संपत्ति थी, आपने यहाँ उसको डिस्प्लेस कर दिया तो भी वो चोरी हो गई, क्योंकि यहाँ शब्द जो है मूव शब्द है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं है। केवल मूवमेंट अगर प्रॉपर्टी का हो जाता है, एक जगह से थोड़ा सा भी अगर आपने मूवमेंट कर दिया तो वो चोरी हो जाएगा। और ये सारे, भले ही जैसे कोई चोर है उस घर में एक कमरे से उठाकर संपत्ति को दूसरे कमरे में अगर वो मूवमेंट उसका कर देता है तब भी वो चोरी हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि ये सारे पॉइंट्स भी उसके साथ होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी संपत्ति की परिभाषा थी। अब सवाल ये है कि इस परिभाषा के साथ कोर्ट में जब केस दर्ज होता है तो उसको हम कैसे साबित करेंगे। अब ये एक रिटर्न कंप्लेंट आती है, ठीक है, ये कंप्लेनेंट व्यक्ति है, रामलाल नाम का पर्सन है, और इसके यहाँ चोरी हो जाती है तो ये थाने जाता है। ये देखिए, ये जैसे हमारा ये थाना बना हुआ है और ये आदमी यहाँ थाने पर जाता है और क्या कहता है कि परिवादी रामलाल ने थाना कस्तूरबा में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये कस्तूरबा मैंने नाम ले लिया है, ठीक है, थाने का। तो ये जो कंप्लेनेंट है रामलाल, ये कस्तूरबा नाम के थाने में जाता है और ये रिपोर्ट दर्ज कराता है। क्या कहता है, कस्तूरबा में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक 1/4/2005 को मेरे भाई की पुत्री की शादी में नौहर गया हुआ था। मैं सिरसा का मेरा मकान ताला बंद करके गया था। जब 2 दिन बाद वापस पहुंचा तो उसके ताले टूटे हुए थे। घर की अलमारियों का सामान अस्त व्यस्त था और उसमें से आधा किलो सोने के जेवर गायब थे और 50,000 रुपए पास में थे, वो भी गायब थे। सूचना करता हूँ मेरे मकान में चोरी हो गई है, जिस पर कार्रवाई की जाए। तो ये रामलाल जो है थाने के अंदर सूचना देता है। घटना की तारीख इसने बताई है 1/4/2005। उस दिन ये सिरसा का रहने वाला है, हरियाणा में एक जगह है सिरसा, वहाँ का ये रेजिडेंट है। एंड ये नौहर भी एक दूसरा प्लेस है जहाँ इसका ब्रदर रहता है। तो ब्रदर की डॉटर की शादी में ये नौहर ही वेंट, और फिर 2 दिन बाद ये ही केम बैक टू हिज हाउस। तो उसने देखा कि उसके ताले टूटे हुए थे, जो लॉक था घर का वो ब्रोकन था, टूटा हुआ था। अलमारियों में उसमें जो मेन बात थी वो उसके 50,000 रुपए वहाँ रखे हुए थे, वो मिसिंग थे। एंड सोने के आधा kg के गोल्ड के जेवर थे ऑर्नामेंट्स से, वो भी गायब थे। तो इस तरह इसने एक चोरी की FIR दर्ज करवाई है, लॉज करवाई है, और ये FIR का नंबर है 15/05, ठीक है। ये FIR थाना कस्तूरबा में लॉज हो जाती है, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और कोर्ट में इन्होंने सेक्शन 379 में चार्जशीट ये किसी ए नाम के मुलजिम के खिलाफ पेश कर देते हैं। मान लो इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि हु वाज द अक्यूज्ड, तो उस जो चोर पर्सन था उसके खिलाफ ये चार्जशीट पेश कर देते हैं। अब प्रोसिक्यूशन का केस शुरू होता है कि एविडेंस शुरू होगी कि कैसे एविडेंस इसमें करवाई जाएगी, कैसे लीड करेंगे इसको। तो
यहाँ देखिए ये जो प्रोसिक्यूशन केस है इसमें कौन कौन एविडेंस देगा। एक वन सेट ऑफ एविडेंस तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हाउस ओनर है, जो भी घर का मालिक है, उसकी वाइफ है, हाउस के जो भी रेजिडेंट हैं, मान लो इनके बच्चे हैं हो सकते हैं, या घर में और कोई भी सदस्य हैं, ये इनका वन सेट ऑफ एविडेंस होता है। ये घर में आकर एविडेंस ये उस चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में एविडेंस देते हैं। अब जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पीपी, वो उनकी एविडेंस कराता है। खासतौर से मैं कहूँ कि ये एपीपी होता है, ठीक है, इसको हम एपीपी कहेंगे कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वहाँ पर एविडेंस कोर्ट में करवाएगा। अब किस किस रूप में करवाएगा, जैसे एक गवाह आता है, हाउस ओनर आ गया तो उसका PW1 नाम दे देंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। फिर 2 नंबर वाइफ आ गई तो वो 2 नंबर PW2 उसका नाम दे दिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2। ऐसे ही जो भी इनके घर के लोग आएंगे, PW3, PW4, PW5, ये सब एविडेंस देंगे। अब ये लोग क्या एविडेंस देंगे, क्योंकि ये सब के सब वहाँ घर पे कोई नहीं था। आपने पता है ना, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि घर पर ताला लगा हुआ था, इसका मतलब घर पे कोई नहीं था। तो ये क्या एविडेंस देंगे, ये एविडेंस देंगे व्हाट टाइप ऑफ देयर एविडेंस विल बी, कैसी एविडेंस उनकी होगी। तो मैं एक बार PW1 जो है कंप्लेनेंट, वो ओथ लेता है, ठीक है, वो शपथ लेता है कोर्ट में कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और इसके बाद वो ये एविडेंस वहां देता है कि 1/4/2005 को मैं मेरी भाई की पुत्र की शादी में गया हुआ था, पीछे से मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। जब मैं वापस 2 दिन बाद घर गया तो मैंने पाया कि मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं, अलमारी भी टूटी हुई है, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं और घर का सोना और नकदी गायब है। तो ज्वेलरी और उनके मिसिंग होने के बारे में ये एविडेंस दे रहा है। घटना की ये डेट बता रहा है कि 1/4/2005 की बात है, मैरिज में गया हुआ था, घर पे लॉक लगा हुआ था, 2 दिन बाद वापस आने की बात कहता है। इसका मतलब ये बात तो इस गवाह के बयानों से ऑटोमेटिकली पता चल रही है कि इसने चोर को नहीं देखा। अगर ये व्यक्ति कहता है कि मैंने चोर को देखा, तो इसका मतलब ये साफ ही झूठ बोल रहा है। लेकिन इस तरह की एविडेंस कोर्ट में नहीं ये लोग कहते हैं, ये साफ ही ये कहते हैं कि भाई हम गए हुए थे और जब हम वापस गए तो हमने पाया कि घर के ताले टूटे हुए थे। तो अब इनकी ये जो सारे गवाह हैं घर के लोग, इनकी जो एविडेंस है, वाइफ, ब्रदर या घर के और मेंबर्स हैं, इनकी हम एविडेंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले ठीक है, तो मैं ये इस स्लाइड पर मैं वापस लौटूंगी, इससे पहले हम इन लोगों की एविडेंस की चर्चा कर लेते हैं। अब ये जैसे हमने PW1 की एविडेंस देखी, फिर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो किन किन पॉइंट्स पर अक्यूज्ड के जो एडवोकेट हैं वो इसमें एग्जामिनेशन करेंगे। तो देखिए वो क्या चीजें बता रहा है। एक तो मिसिंग, कुछ चीजें मिसिंग बता रहा है। वो कह रहा है कि ऑर्नामेंट्स एंड कैश गायब था। फिर वो थेफ्ट के बारे में बता रहा है कि थेफ्ट होगी, चोरी हो गई उसके, और ऑर्नामेंट चोरी हो गए और कैश चोरी हो गया। ये चीजें वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि वो इस अक्यूज का नाम वो नहीं लेता है कि किस व्यक्ति ने चोरी की, वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसके यहाँ चोरी हो गई। तो ये सारे गवाह ये साबित करेंगे कि एक तो उनके यहाँ थेफ्ट हो गई, ठीक है, ये चोरी हो गई, चोरी की बात को ये लोग साबित करेंगे कि उनके यहाँ पर चोरी हो गई। तो ये जो अक्यूज्ड है ए, इसको इस बात से तो इत्तेफाक ही नहीं है, ये बात तो कह ही नहीं सकता कि उनके यहाँ चोरी नहीं हुई, ठीक है, चोरी तो हुई है उनके यहाँ। तो इन सवालों से उनके यहाँ चोरी होने से इस गवाह को ज्यादा, इस अक्यूज्ड को ज्यादा मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ ये इसका डिफेंस तो ये रहेगा कि चोरी करने वाला वो नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इन गवाहों से कोई ज्यादा जिरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिरह की आवश्यकता केवल हम चीजों की आइडेंटिफिकेशन पर जरूर कर सकते हैं। थेफ्ट के पॉइंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उनके घर पर थेफ्ट हुई। और ये गवाह जो PW1 है और इसके जो घर के लोग हैं, ये थेफ्ट को साबित करते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि उस दिन घर बंद था। तो क्योंकि घर लॉक था, इसलिए जो अक्यूज्ड है उसको चोरी का अवसर प्राप्त हुआ। घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, जो वापस आए तो चीजें मिसिंग उनको पाई गई। तो यहाँ एक तो इन्होंने थेफ्ट का पॉइंट बताया, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट बताएंगे अपने कैश और ऑर्नामेंट का। तो वहां उनका आईडी जो है, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो बताएंगे कि ये जो ऑर्नामेंट्स थे
पहली बात तो कितने कितने ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है। जो गोल्ड था, इन्होंने गोल्ड बताया है, ऑर्नामेंट्स नहीं बताया, गोल्ड बताया है। तो गोल्ड किस रूप में था, ऑर्नामेंट्स के रूप में था, बिस्किट के रूप में था, ये किस रूप में था, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क था, वो तो ये सारी बातें वहां बताएंगे। ये आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अच्छा इस पॉइंट पर इस ये जो ऑर्नामेंट और कैश है, इसके आइडेंटिफिकेशन पर आपको जिरह में क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि अभी जैसे सीजर मीमो बनेगा, जो बरामदगी होगी सीजर मीमो मुलजिम से बनेगा, उसमें कौन से ऑर्नामेंट बरामद पुलिस ने किए हैं, वहां हम इसको लिंक करेंगे। अभी मैं जब सीजर मीमो पर आऊंगी तब ये बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ हमको ये ऑर्नामेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रूव करना जरूरी होगा। प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव करेगा कि क्या किस तरह के आइडेंटिफिकेशन इसमें हो रहा है। और कैश का तो कैश में भी हम वैसे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम ये देख पाएंगे कि उसके पास कैश था कि नहीं था, या उसने वैसे ही कोई बढ़ा चढ़ाकर तो चोरी के आइटम नहीं लिखवा दिए हैं। तो ये हमको उसके डिफेंस में हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन से ये सवाल पूछेंगे कि वास्तव में उसका क्या चोरी गया, या कुछ चोरी गया कि नहीं गया, कि चीज़ों को उसने बढ़ा चढ़ा कर लिखा दिया। इन पॉइंट्स पर हम उसकी टेस्टिमनी को हम जांचेंगे, परखेंगे। अब वापस पुरानी स्लाइड पर मैं आ जाती हूँ। जो दूसरा सेट ऑफ एविडेंस है वो किस चीज का होता है, ये जो घर के लोग हैं, इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि हमारे घर से चोरी हुई और कुछ चीजें मिसिंग हो गई। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है कि अक्यूज को गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, है ना। पुलिस को कहीं से मान लो उनके जो मुखबिर होते हैं उनके माध्यम से पता चल जाता है किसी तरह, ठीक है, तो कोई लिंक एविडेंस इस मामले में नहीं आती कि पुलिस उस एक्यूज तक कैसे पहुंची। आपको जो एविडेंस कोर्ट की फाइल में मिलती है वो है उसका अरेस्ट मीमो मिलता है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार कर लिया ये पुलिस कोर्ट को नहीं बताती। अब कोर्ट इसलिए जो मतलब जो नए लोग हैं जो फाइल्स को पढ़ते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी चीजें साबित हो रही हैं कोर्ट में, कौन सी नहीं हो रही। इसलिए ये मैं इम्पोर्टेंट रूप से आपको ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो वहां आपको अरेस्ट मीमो मिलता है कि पुलिस ने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट मीमो के दो विटनेस होते हैं, विटनेस ऑफ अरेस्ट मीमो, ये दो होते हैं। ये ज्यादातर पुलिस के कांस्टेबल ही हो जाते हैं। एक तो जो आईओ होता है वो उसको गिरफ्तार करता है, आईओ प्लस पुलिस के ये दो कांस्टेबल हो जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति में वो गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर ये जो अक्यूज्ड गिरफ्तार हुआ वो इंफॉर्मेशन देता है सेक्शन 27 आईपीसी की। आप 27 एविडेंस एक्ट की। आप जानते हैं सेक्शन 27 एविडेंस में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई मुलजिम किसी वस्तु के बारे में बताता है, वैसे तो देखिए सेक्शन जो 25 है और 26 है वो ये कहता है कि पुलिस की अभिरक्षा में अगर उसने किसी तथ्य की जानकारी दी है, ठीक है, वो कोई भी सूचना देता है पुलिस के सामने, तो वो एविडेंस में पढ़ने योग्य नहीं है। सेक्शन 25 और 26 ये कहती है। लेकिन 27 जो है वो ये कहती है कि अगर हमें कोई बरामदगी हो जाती है, भले ही उस वक्त जो अक्यूज है, जो मुलजिम है, वो उसकी कस्टडी में रहा हो पुलिस की, तो भी वो चीज पढ़ने योग्य रहेगी, एविडेंस में ग्राह्य होगी, एडमिसिबल होगी, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 27 की वो उससे एविडेंस लेते हैं। अब ये एविडेंस किस रूप में आती है कोर्ट में, अब देखिए ये एक मैंने 27 की सूचना बनाई है, जैसे जो लिखा होता है तो इसको मैं पढ़ती हूँ। जिस जगह से मैंने चोरी की वह स्थान मैं चलकर बता सकता हूँ। इस टाइप की ये चीजें वो देता है। जैसे जिस स्थान पर मैंने चोरी का माल छुपा रखा है, या वो क्या कहते हैं, जिस स्थान पर मैंने चोरी का माल छुपा रखा है वह चीजें मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ और वह स्थान भी दिखा सकता हूँ, बरामदगी स्थल का नक्शा बनवा सकता हूँ। ये फिर इसके बरामदगी स्थल का नक्शा जो साइट प्लान है जहां से वो चीजें सीज की जाती हैं उस स्थान का वो नक्शा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड, मुलजिम एक्यूज्ड जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है। और इसने ये सेक्शन 27 की सूचना पुलिस को दी है। एविडेंस एक्ट एक बार पढ़ लीजिए आप, ये सूचना उसके अंदर आती है। तो सवाल ये है कि यहाँ अक्यूज्ड, ये देखिए
जिस स्थान पर मैंने चोरी का माल छुपा रखा है वह चीजें मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ, वह स्थान भी दिखा सकता हूँ। अब आपको ये सूचना जो है पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको एज इट इज पढ़ लिया जाता है तो ये तो इसका कन्फेशन हो गया, ये तो इसका कन्फेशन हो गया। ठीक है, अब ये अगर कन्फेशन हो गया तो और दूसरी चीजें प्रोसिक्यूशन को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। कन्फेशन अपने आप में इटसेल्फ बहुत बड़ी एविडेंस है और उसके आधार पर हम मुलजिम को कन्विक्ट करके पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 और 26 क्या कहती है? वो ये कहती है कि कन्फेशन, अगर पुलिस की उपस्थिति में कन्फेशन किया है, पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन किया है या पुलिस की उपस्थिति में कन्फेशन किया है, तो ऐसा कन्फेशन तो माना ही नहीं जाएगा। वो कब माना जाएगा? जब हम सेक्शन 27 के अनुसार किसी तथ्य की बरामदगी करवा देते हैं, तब तो माना जाएगा, अदरवाइज तो नहीं माना जाएगा। एकदम केवल वर्ड्स जो है कन्फेशनल वो नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ वो क्या कह रहा है? जिस स्थान पर मैंने चोरी का माल छुपा रखा है वह चीजें मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ और वह स्थान भी दिखा सकता हूँ। यानी बरामद का मतलब क्या? सीज करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जिस स्थान पर मैंने थेफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को छुपा रखा है वो चीजें मैं आपको सीज करवा सकता हूँ। अगर केवल ये वर्डिंग ही रहते हैं तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है आउट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन इस सूचना के आधार पर पुलिस क्या करती है? वो वहां जाती है। ठीक है, ये वो उस प्लेस पर जाती है, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये इस प्लेस पर जाता है और यहाँ ये वस्तु उसने छुपा कर रखी हुई है तो इस चीज को वो सीज कर लेता है। ठीक है, इसको वो सीज कर लेता है। अब सीज करने के बाद उसका सीजर मीमो बनता है। ठीक है, ये सीजर मीमो कोर्ट में पेश किया जाता है और इसके 2 विटनेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीजर मीमो है ये कोर्ट के सामने साबित करना पड़ता है। अब ये इस सीजर मीमो के आधार, क्योंकि कोर्ट में केवल मात्र एक ये सीजर मीमो की ही एविडेंस रहती है। जो गवाह थे उन्होंने तो क्या कहा, ये सारे लोग तो क्या बता गए कि भाई हमने चोर को नहीं देखा, क्योंकि हम तो उस वक्त थे ही नहीं। तो फिर चोर कैसे पता चल रहा है कोर्ट को कि चोर कौन था? ये इस सीजर मीमो से पता चल रहा है, क्योंकि धारा 27 की जो सूचना है उसको हम यहाँ लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी। पहले हम इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सेक्शन 27 की इंफॉर्मेशन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो उस जगह पर गया और ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इसने ये सीजर मीमो इसने बना लिया है। सीजर मीमो के ये 2 विटनेस हो गए। इसके बाद प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन आजकल एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं, खासतौर से जो एसडीएम्स होते हैं, उनसे पुलिस करवाती है। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते थे, लेकिन अब ये एसडीएम के लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए प्रोविजन आ गया है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही इस प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। अब जो है यहाँ पर फिर पुलिस 2 नक्शे मौके साइट प्लान भी बनाती है। कौन कौन से? एक तो प्लेस ऑफ एक्रेंस का बनाती है कि जहाँ पर घटना घटित हुई, तो इसमें तो कौन विटनेस हो सकते हैं? जो घर के लोग हैं, PW1 PW2 ये लोग हो गए घर के लोग। फिर दूसरा जो नक्शा मौका है वो प्लेस ऑफ सीजर का होता है, जहाँ पर ये जगह, ये जो सीज की है इस जगह का ये सीजर मीमो बनाया जाता है। तो ये प्लेस ऑफ सीजर का जो मीमो है ये भी फाइल पर मिलता है आपको। तो अब इनको प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है। तो एविडेंस फॉर साइट प्लान की एविडेंस दी जाती है। तो 2 विटनेस तो ये प्लेस ऑफ एक्रेंस के हो गए, 2 विटनेस प्लेस ऑफ सीजर के हो गए और 2 विटनेस इसके हो गए सीजर मीमो के। ठीक है, एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया। तो इस तरह चोरी के केस में 10-12 जो विटनेसेस होते हैं वो प्रोसिक्यूशन जो है वो उनको परीक्षित करवाता है, उनका एग्जामिनेशन करवाता है। अब सीजर जो है इस मामले में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो थेफ्ट है, जिस घर से थेफ्ट हुई, मैं इसको ये कहूंगी कि ये जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं, ठीक है, होम विटनेस, इनको मैं होम विटनेस बता देती हूँ। जो 1 सेट ऑफ एविडेंस है
होम विटनेस, जो घर के लोग हैं जितने भी, ठीक है, वो किस बारे में एविडेंस दे रहे हैं कि उनके घर से थेफ्ट हो गया। ठीक है, वो थेफ्ट और मिसिंग ऑर्नामेंट्स के बारे में सूचना दे रहे हैं। तो देखिए, वो किसी अक्यूज्ड का नाम तो नहीं ले रहे हैं। तो सवाल ये है, ये जो हमारा अक्यूज्ड है, इसको हम चोरी से, इस थेफ्ट से कैसे जोड़ रहे हैं कि इसी ने चोरी की है? ये कैसे साबित हम कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन कैसे साबित इस थेफ्ट को करके और इस अक्यूज पर नाम जोड़ रहा है कि इसी ने चोरी की है? इसके लिए हम समझते हैं ये सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 114 प्रिजम्पशन के बारे में है। क्या कहती है? कोर्ट में प्रिज्यूम, देखिए एक तो मे शब्द है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट कर भी प्रिजम्पशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ जो तथ्य हैं, कुछ जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में ये पावर कोर्ट को दी हुई है प्रिजम्पशन की। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, यानी कुछ ऐसे तथ्य घटित हुए होंगे उनके बारे में, यानी पक्का नहीं है कि वो घटित हुए ही हैं, लेकिन हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक तरह से हम सिर्फ उनको मान रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। likely to have happened regard being had to the common course of natural events, क्यों हम ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि जो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स है, यानी जो प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है, उनके आधार पर हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। पास्ट के आधार पर हम फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं कि चूंकि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसा हुआ होगा या फ्यूचर में भी ऐसा होगा, तो इसके आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं। प्रिजम्पशन क्या है? एक तरह से कल्पना है। तो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, कि जो ह्यूमन मानवीय जो व्यवहार है वो ऐसा करता आया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आदमी उड़ नहीं सकता, तो ऐसा हम क्यों मानते हैं कि आदमी उड़ नहीं सकता? क्योंकि आज तक आदमी उड़ा नहीं है, ये हमारा पास्ट बिहेवियर है, कभी हमने आदमी को उड़ते हुए नहीं देखा, तो हम मानते हैं कि आदमी उड़ता नहीं है। तो ये क्या है? ह्यूमन कंडक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी भूखा है, एक आदमी के पास ये रोटी पड़ी हुई है, और यहाँ पर एक आदमी पिछले 4 दिन से भूखा बैठा है, 5वें दिन ये रोटी गायब हो जाती है, तो हम क्या प्रिजम्पशन मान सकते हैं कि इस आदमी ने ये रोटी खा ली होगी? क्योंकि मानवीय कंडक्ट क्या है कि अगर 5 दिन से कोई आदमी भूखा है और उसके पास रोटी पड़ी है, तो ये संभावना है कि वो रोटी खा लेगा। तो ये इस तरह से प्रिजम्पशन चलती है। ठीक है, तो किस किस के आधार पर चलती है? एक नेचुरल इवेंट्स के आधार पर चलती है, प्राकृतिक रूप से। जैसे मान लो बिजली कड़क, बादल एकदम से बादल छा गए और घनघोर अंधेरा हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि बिजली चमकती है। तो ये क्या है? एक नेचुरल इवेंट है। तो ये पास्ट में हो रहा है, तो इसके आधार पर जब कभी भी बादल गरजेंगे या घनघोर अंधेरा हो जाएगा, तो हम क्या संभावना जताते हैं कि बिजली चमक सकती है ना, या बरसात हो सकती है। जब भी बरसात होती है तो घनघोर अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल आकाश काला हो जाता है और बादल छा जाते हैं, तो हमको क्या लगता है कि बरसात होगी। ये क्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर रहे हैं। कौन सी, किसके आधार पर? पास्ट के आधार पर। क्योंकि पहले भी पास्ट में जब कभी ऐसा होता है, जब कभी आसमान में इस तरह का वातावरण बनता है तो बरसात होती है। तो हम पास्ट की नेचुरल जो इवेंट्स हैं उनके आधार पर कल्पना करते हैं कि बरसात होगी। तो ये जो चीजें हैं, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस होता है, सामान्य रूप पर लोग ऐसा करते हैं या कोई प्राइवेट आदमी करता है। यहाँ बिजनेस से मतलब वो बिजनेस नहीं है कि अनिल अंबानी कोई बिजनेस चला रहा है। यहाँ बिजनेस का मतलब कार्यकलाप से है कि कोई भी आदमी किस तरह के मामले में किस तरह का बर्ताव करता है। ठीक है, तो बिजनेस से मतलब ये है। पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस, इलस्ट्रेशन द कोर्ट में प्रिज्यूम। तो ये जो सेक्शन 114 है, ये इस तरह की परिस्थितियां कोर्ट के सामने रखने पर कोर्ट
पास्ट में जो कुछ होता है उसके आधार पर कुछ कल्पनाएं कर लेता है, उसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं कि ऐसा प्रिजम्पशन करने का राइट कोर्ट को दिया हुआ है, ये सेक्शन 114 कहती है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि किस तरह की परिस्थिति में कोर्ट किस तरह की प्रिजम्पशन करेगा, किस तरह की कल्पना करेगा। पहला है दैट ए मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स, एक आदमी के पास कुछ चोरी की चीजें हैं, पोजीशन में है, जो उसकी नहीं है। स्टोलन हम उसको कैसे करें कि वो उसकी नहीं है, ठीक है। हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स, और वो ये तो हमको साबित करना पड़ता है कि वो वहां से मिसिंग हुई थी, चोरी हो गई थी। तो वो चोरी की चीजें इस आदमी के पास पाई जाती हैं। दैट ए मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट, और चोरी के शीघ्र बाद। अब शीघ्र से मतलब क्या है, सून आफ्टर से हमारा क्या मतलब है, ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये तो कोर्ट को ही देखना पड़ता है कि सून आफ्टर हम एक दिन बाद को सून आफ्टर माने कि हम एक साल बाद को सून आफ्टर माने। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, और ये परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट तय करता है कि कितना टाइम को हम सून आफ्टर मानेंगे। इज ईदर द थेफ्ट और हैज रिसीव्ड, इज ईदर द थीफ, या तो वो चोर है अगर उसके पास स्टोलन गुड्स पाई जाती हैं। क्या कोर्ट प्रिजम्पशन कर रहा है? देखिए फैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। हु इज इन पोजीशन, उस आदमी के कब्जे में है वो चीजें। कौन सी चीजें? वो चोरी गई थी वो चीजें। तो फैक्ट क्या है कि उस आदमी के पास कुछ चीजें हैं, जैसे ये यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, ये मोटरसाइकिल खड़ी थी एक, ठीक है, नहीं ये मैं मोटरसाइकिल ऐसी बना रही हूँ जैसे कोई चिड़िया हो तो ये मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी थी, यहाँ इसने खड़ी की एक आदमी ने। अब यहाँ पर एक आदमी, यहाँ से ये मिसिंग हो जाती है, और यहाँ एक आदमी ये खड़ा है और इसके पास ये मोटरसाइकिल चली गई। तो भाई मोटरसाइकिल अपने आप से तो चल के यहाँ से जा नहीं सकती, तो इस आदमी के पास ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट हमने कोर्ट के सामने रखा कि यहाँ से जो मोटरसाइकिल मिसिंग हुई थी ये इस आदमी के पास पाई गई है। अब कोर्ट का काम शुरू हो जाता है इस प्रिजम्पशन से। ये क्या कह रहा है कि दैट ए मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स, ये आदमी इस मोटरसाइकिल के कब्जे में पाया गया। तो कोर्ट क्या प्रिजम करेगा? ईदर द थीफ, यानी ये आदमी या तो ये चोर है, या हैज रिसीव्ड द गुड्स, या उसने नोइंग देम टू बी स्टोलन, या उसने चोरी की संपत्ति जानते हुए इसको प्राप्त किया है। भाई दो ही तो प्रिजम्पशन है, इसके पास ये कैसे आई? तो हम तो यही कहेंगे ना कि या तो ये तू यहाँ से लेकर यहाँ चोरी करके लाया है, या फिर किसी और आदमी ने चोरी की, कोई और आदमी यहाँ बीच में है, ठीक है, और इस आदमी ने चोरी की, इसने यहाँ से ये मोटरसाइकिल उठाई और इसको दे दी। तो दो ही तो संभावनाएं हैं, दो ही तो प्रिजम्पशन है। तो ये जो पावर है, ये बीच में इन तथ्यों के आधार पर कुछ चीजों की कल्पना कर लेने का राइट ये सेक्शन 114 कोर्ट को देता है। और ये फैक्ट्स रखने के बाद पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स का पोजीशन अगर हम दर्शा दें कोर्ट को, तो बाकी की कल्पना कोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब हम सीजर मीमो के माध्यम से यही काम कर रहे हैं। अब प्रूविंग ऑफ सीजर मीमो, ठीक है। अब मुलजिम ने, हमारे जो अक्यूज्ड है ए ने, ये क्या काम किया? उसने सेक्शन 27 की सूचना दी। सूचना के आधार पर हमने चीजों को सीज कर लिया। तो सीजर मीमो के आधार पर हम क्या साबित कर रहे हैं? ये सेक्शन 114 ए के अनुसार हम पोजीशन साबित कर रहे हैं, कब्जा साबित कर रहे हैं कि देखिए इस आदमी के पास ये चीजों का पोजीशन मिला है। अब ये कैसे साबित करेंगे? अच्छा, इस पोजीशन को साबित करने के लिए हमें दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी। पहला कि एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो चीजें मिसिंग थी वो ही पोजीशन में है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूव करना जरूरी है कि मिसिंग हुई वही चीजें पोजीशन में है। इसके लिए हम कौन कौन से गवाह बुलाएंगे? विटनेस ऑफ सीजर मीमो, जो विटनेस हैं सीजर मीमो के, उन गवाहों को हम बुलाएंगे कि हाँ, ये लोग ये कहेंगे कि हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है
ये हमारे साथ गया था, मुलजिम भी हमारे साथ था और मुलजिम ने वो जगह बताई थी और उस जगह पर ये चीजें मिली थी। तो जो जगह का ज्ञान किसको है? मुलजिम को, एक्यूज्ड को है। ठीक है, तो ये विटनेस जो है इस बात को सीजर मीमो को साबित करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आइडेंटिफिकेशन को साबित करेगा और इन्वेस्टिगेशन जो है इस सारे कृत्य को साबित करेगा कि हाँ, मुलजिम ने मुझे ये सेक्शन 27 की सूचना दी थी। अब मैं वापस इस सेक्शन 27 पर आ जाती हूँ। देखिए, पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट है, लेकिन ये सेक्शन 27 में एडमिसिबल है, लेकिन पूरा का पूरा एडमिसिबल नहीं होगा। कितना सा एडमिसिबल होगा? क्योंकि ये आधा तो कन्फेशनल स्टेटमेंट है और आधा सेक्शन 27 में आता है। सिर्फ इतना सा चीज इसमें से होगा, जिस स्थान पर मैंने चोरी का माल छुपा रखा है ये इसमें से हट जाएगा। ये चोरी का माल था, ये हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। हम तो क्या प्रिज्यूम करेंगे? वह चीजें मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ और वह स्थान भी दिखा सकता हूँ। जो चीजें बरामद की हैं, जो चीजें सीज करवाई हैं, केवल हम उतना सा प्रिजम्पशन करेंगे कि इस आदमी को नॉलेज कैसे आया उस जगह का। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये बात हमेशा हमको तथ्यों को, उन चीजों को एडमिशन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो हट जाएगा। उसमें से केवल चीजों का लिंक, केवल इस सेक्शन 27 के आधार पर जो सीजर मीमो बना उसके आधार पर हम मुलजिम का कनेक्शन जोड़ेंगे कि मुलजिम के कब्जे में ये चीजें पाई गई। सीजर मीमो, प्रूविंग सीजर मीमो कि 27 की उसने सूचना दी, उसके आधार पर ये चीजें सीज हुई उसके कब्जे से। तो इसका मतलब मुलजिम को केवल उसका ज्ञान जो है हम उसके साथ लिंक कर रहे हैं, उन चीजों के साथ कि मुलजिम को ज्ञान था उस जगह का, वो चीजें। अदरवाइज तो इस ए एक्यूज को कैसे पता कि जहां से ये हम सीज कर रहे हैं उस स्थान पर ये जो मिसिंग चीजें हैं वो इस स्थान पर कैसे हैं? ये जो चीज है, ये जो ज्ञान है इसका, ये प्रूव कर रहा है कि या तो, और फिर इसने वो जगह बताई 27 में, इसने वो जगह बता दी। फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गया, ये जो सीजर मीमो के जो गवाह है ये भी दोनों गए और वहां पर इसके कहे मुताबिक वो चीजें पाई। तो इसका मतलब ये फैक्ट हमने कोर्ट के सामने इस सीजर मीमो के उस हिसाब से रख दिए और रखते ही क्या साबित हो गया? रखते ही जो 114 का, जो 114 ए का जो फैक्ट है पोजीशन का, वो साबित हो गया। तो ये तो हमें साबित करना पड़ेगा कि मुलजिम के कब्जे से चीजें मिली। अब जो प्रिजम्पशन का काम है कोर्ट का, वो कोर्ट कर लेगा कि या तो ये चोर है, और या फिर इसने चोरी की हुई संपत्ति प्राप्त की है। अब चूंकि ऐसी कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर रहा है कि ये चोरी की हुई चीजें इसने प्राप्त की हो, ठीक है, तो यहाँ मुलजिम को ये डिफेंस अपना पुटअप करना होता है कि ये चीजें उसके पास पोजीशन में कैसे आई। तो बर्डन जो है इसको कट करने का, क्योंकि जब मे वाली जो प्रिजम्पशंस होती हैं, मे वाली, तो मुलजिम का उसको कट करने का राइट होता है, उसको मतलब उसको काटने का राइट होता है। तो अब ये बर्डन जो है इतना, ये पोजीशन साबित करते ही, ये पोजीशन चीजों का साबित करते ही ये जो बर्डन है ये अक्यूज्ड पर शिफ्ट हो जाता है कि वो अब ये साबित करे कि ये चीजें उसके पास पोजीशन में कैसे आई। अगर वो बर्डन साबित कर देता है तब तो वो केस से एक्विटल हो जाएगा, अदरवाइज कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेगा और प्रिजम्पशन करते ही ये साबित हो जाएगा कि या तो इसने चीजें चोरी की है या चोरी का माल प्राप्त किया है। अब क्योंकि इसमें चोरी का माल प्राप्त करने की वहाँ कोई एविडेंस पुलिस पेश नहीं करती है और जो केस आता है वो सेक्शन 379 में ही आता है, तो कोर्ट उसको 379 का आरोपी मानकर उसको सजा देता है। ठीक है, अब ये एविडेंस हम थोड़ी सी और देखते हैं। मेरे घर की अलमारी में रखे सूटकेस में जेवरात रखे हैं, ठीक है, ये सूचना वो मान लो देता है। तो बस हम तो केवल जो पोजीशन है, यहाँ से सीजर जब बनेगा वो अपने घर पर जाएगा, अलमारी में देखेगा, भाई उसके घर में मिसिंग हुए जेवरात कहाँ से आए। तो इस बात का स्पष्टीकरण कौन देगा? ये अक्यूज्ड देगा।
अक्यूज के पास ही, अक्यूज को ही नॉलेज है कि वो जेवरात सिरसा से चलकर इसके घर की अलमारी में आ गए, तो अपने आप तो चलकर आए नहीं, तो कैसे आए, तो यही बताएगा। अब लेकिन इसलिए हम दो कांस्टेबल इस सीजर बरामदगी को साबित करते हैं। तो जो सीजर है मीमो, उसकी जो प्रूविंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कैसे इसमें गवाह देते हैं, मुलजिम ने थानेदार जी के आगे आगे चलकर अपने घर में प्रवेश किया और कमरे में रखी सूटकेस में से जेवर निकालकर बरामद करवाए। ठीक है, तो कैसे उसको पता चल गया कि भाई ये जो जेवरात है ये उसकी अलमारी में रखे हैं। तो इस तरह प्रोसिक्यूशन जो है अपने केस को यहाँ साबित करता है। अब मुलजिम का डिफेंस देख लेते हैं। मुलजिम इनमें डिफेंस को कैसे काटेगा, डिफेंस को कैसे डेवलप करेगा। एक तो ये बताएगा सीजर इज डाउटफुल। अगर हम सीजर को डाउटफुल क्रिएट कर देते हैं कि सीजर ही डाउटफुल है, तो हम पोजीशन को डाउटफुल कर देंगे कि भाई ये सीजर तो गलत बना ली, पुलिस ने मिली भगत करके बना ली। ठीक है, विटनेस ऑफ सीजर मीमो इज नॉट ट्रस्टवर्दी, कि ये जो सीजर के जो विटनेस हैं ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम इसका, क्योंकि हमें यहाँ एक्यूज्ड का एक्सक्लूसिव पोजीशन हमको साबित करना होता है। एक्सक्लूसिव पोजीशन अगर नहीं होगा तो प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे जिरा में इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये बात सही है कि सूटकेस में ताला नहीं था, ये बात सही है कि कमरा भी खुला पड़ा था, ये बात सही है कि मकान में और लोग रहते हैं, ये बात, ये सारे देखिए सजेस्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट में ये जो लीडिंग क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट में, ठीक है, ये लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सजेस्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारे लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ये बात सही है कि कमरा भी खुला पड़ा था, ये सवाल क्यों पूछते हैं, इसलिए कि भाई अगर कमरा खुला पड़ा था, सूटकेस भी खुली पड़ी थी, सूटकेस में ताला भी नहीं था, तो पता नहीं कौन व्यक्ति रख गया, घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। अब देखिए ये बात सही है मकान में और लोग रहते हैं, ये बात सही है कि उस मकान में कोई भी आ जा सकता था, क्योंकि मकान में बहुत सारे लोग रहते थे और उनके बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त भी वहां आते जाते हैं। ये सवाल क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि हम इस एक्सक्लूसिव पोजीशन को काट रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस मकान पर, सूटकेस पर, कमरे पर मुलजिम का एक्सक्लूसिव पोजीशन है, अक्यूज्ड का एक्सक्लूसिव पोजीशन है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे अलावा बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, तो वो कोई भी सूटकेस में रख सकते हैं, हम पर ही क्यों, हमारे लिए ये क्यों प्रिजम्पशन कर रहे हो कि हमने चोरी की है, कोई दूसरा भी तो करके रख सकता है। तो ये डाउट हम यहाँ इस सीजर मीमो के लिए क्रिएट कर रहे हैं कोर्ट के मन में। और अगर ये डाउट हो गया तो आप जानते हैं कि क्रिमिनल केस तो बियॉन्ड डाउट साबित करना होता है, बियॉन्ड डाउट साबित करना होता है हमको क्रिमिनल केस। अगर डाउट हो गया तो मुलजिम हमारा जो अक्यूज्ड है वो हमारा एक्विट हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं और उन्हें बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त भी वहां आते जाते हैं। ये बात सही है कि जेवरात पर कोई पहचान का चिन्ह नहीं था। अब अगर आइडेंटिफिकेशन अगर ढंग से प्रूव नहीं की पाई तो हम कैसे मान लेंगे कि ये वही जेवरात हैं जो चोरी किए हुए हैं। भाई ये भी तो हो सकता है ना मुलजिम के खुद के जेवरात हो और पुलिस ने मुलजिम के, एक्यूज्ड के जेवरात को प्रोसिक्यूशन के जेवरात बता दिया हो, कंप्लेनेंट के जेवरात बता दिया हो। तो यहाँ उनका, इसीलिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये बात सही है कि जेवरात का कोई पहचान का चिन्ह नहीं था। ये बात सही है कि ऐसे जेवरात सुनारों के यहाँ पर खूब मिलते हैं सुनारों के यहाँ पर, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके यहाँ पर खूब जेवरात मिलते हैं। तो हम कैसे साबित करेंगे कि ये वही मिसिंग जेवरात हैं जो कंप्लेनेंट के हैं। कोई भी व्यक्ति जेवरात खरीद सकता है और मकान पर रख सकता है। तो ये जो सवाल हैं ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम मुलजिम का जो प्रोसिक्यूशन ने एक्सक्लूसिव पोजीशन उन चीजों पर बताया है वो हम उसको काट रहे हैं, उसकी वो जो प्रिजम्पशन है उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रिजम्पशन को काटेंगे तभी हमारा हम एक्विटल हो पाएंगे। तो सीजर को साबित करना बियॉन्ड डाउट जरूरी है। कोर्ट क्या बिलीव करता है यहाँ पर, दैट सीजर इज ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। यानी प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना पड़ता है कि कोर्ट के दिमाग में ये बिलीफ जगाए, कोर्ट इस बात को बिलीव करने पर मजबूर हो जाए कि सीजर इज ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। ये तो प्रोसिक्यूशन का मामला है, ठीक है, और इसके आधार पर वो बियॉन्ड डाउट इस सीजर मीमो को साबित करेगा।
और फिर इसको साबित करने के लिए जो दो विटनेस हैं, दो विटनेस हैं सीजर मीमो के, उनको पेश करता है। अरेस्ट के दो विटनेस पेश करता है। जो साइट प्लान है, साइट प्लान, ठीक है, उनके दो विटनेस पेश किए जाते हैं। और फिर ये इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के स्टेटमेंट होते हैं। इन सब के आधार पर बियॉन्ड डाउट सीजर को साबित किया जाता है। और जो डिफेंस है उसका काम जो है इनको डाउटफुल करना है, 114 की जो प्रिजम्पशन है उसको हम काटेंगे। इन सारे मामलों के आधार पर फिर कोर्ट जो है अपना निष्कर्ष देगा कि प्रोसिक्यूशन इसको साबित कर पाया या डिफेंस जो है इसको प्रिजम्पशन को खंडित कर पाया, ये कर पाया कि नहीं कर पाया। तो ये सारा जब हम कर देते हैं फिर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है कि किसने अपना काम किया है। इसके आधार पर जो अक्यूज्ड है उसका एक्विटल या कन्विक्शन तय होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो चोरी का केस है ये आपको समझने में जरूर मदद मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह के और वीडियो आपके लिए बनाए जाए, नहीं बनाए जाए, आपको पसंद आया नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।